हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप फ्रॉम सीपीए पाथफाइंडर्स। आज हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं 13 सितंबर को जो हम लोग का पेपर हुआ था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 का, जो हमारा पेड टेस्ट सीरीज़ है। उसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, अप्रोच कैसे रहना चाहिए। इसका जो अप्रोच है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इनोवेट किया है। अगर आपको ऐसे वाला ही डिस्कशन फिर से चाहिए तो आप फीडबैक हमें दे सकते हैं आपके ग्रुप से। अगर आपको पहले इसके पहला वाला जो टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन था वैसा वाला चाहिए तो आप बता सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। इसमें मैंने जो मेरे पेपर का जो टॉपर है एक उसका पेपर लिया है और उसको लेके मैं आज एक एक्सप्लेन करूंगा। Most of you already know about me. I'm a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. I joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF 2012 examination with All India Rank 80. I served in CISF for 5 years as assistant commandant executive. I previously also worked as medical officer class 1 gazetted with Government of Maharashtra and also assistant lecturer in forensic medicine and toxicology department with RCCM Government Medical College Maharashtra. I am also visiting faculty at Competitive Exam Center Pune University. I am currently one of the top educators on Unacademy, and I am the director of the Pathfinders Academy, जहाँ से 2018 एग्जामिनेशंस में 120 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है यूपीसी सीएपीएफ 2018 एग्जामिनेशन में। आई एम ऑल्सो द टॉप ऑथर ऑफ द टॉप 3 बुक्स फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर मैग्रो हिल पब्लिकेशंस. And by qualification, I am MBBS MA Psychology, and I am also currently pursuing MA in Defense and Security Laws from Nalsar Law University. So let us come to the paper. 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन ड्यू था, उसके पीछे कुछ रीज़न है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर द डिले ऑफ द डिस्कशन. मैं खुद भी बीमार था अभी कोविड के चलते. मुझे कोविड नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा कॉशियस था, सो आई हैड टू टेक ब्रेक फॉर 3 days. एंड मेरे स्टाफ के यहाँ पे घर में डेथ भी हो चुका है, सो देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. सो वी हैड टू डील विद द सिचुएशन. और यहाँ पे पुणे में कंटिन्यूसली बारिश और धूप चल रहा है, सो इट वॉज डिफिकल्ट टाइम फॉर मी टू. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बट आई स्टिल अपोलोजाइज फॉर द डिले फॉर दिस डिस्कशन. जो क्वेश्चंस दिए थे ये शॉर्ट वाले पेपर्स है. 11th ऑफ सब अक्टूबर से अगले महीने से आपके फुल सिलेबस पेपर्स होना शुरू हो जाएगा. सो अगर आपको हमारे पेपर ज्वाइन करना है तो भी स्क्रीन पे जो नंबर है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, या डिस्कशन आप फ्री में अटेंड कर सकते हो, पेपर आपको फ्री में मिलेगा. इफ़ यू वांट इवेल्युएशन देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज, पेड टेस्ट सीरीज. जो मेरे पेड टेस्ट सीरीज का जो सीक्वेंस है वो भी बताता हूँ हाउ इट वर्क्स, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग है और हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल अलग है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. सो उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि 13 सितंबर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पाथफाइंडर्स के पेपर 2 में जो जो चीज़ें हुई थी. मैंने 3 आर्ग्यूमेंट और 2 रिपोर्ट पूछे थे. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वॉज, rather than protesting against the government, Indian citizens should always support the government decision. जो सीए के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सभी प्रोटेस्ट में चल रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो. तो इसमें इसीलिए ये डिस्कशन में आया. अंडरस्टैंड इट, ऑल द क्वेश्चंस इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशंस आर ऑलवेज फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड करंट इश्यूज. दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, ऑल द कोचिंग क्लासेस इन इंडिया शुड बी क्लोज डाउन. अभी कोविड के बाद ये डिस्कशन फिर से बहुत ज़्यादा चल रहा था कि क्या कोचिंग क्लासेस इंडिया में अलाउ कर देना चाहिए क्या, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया इसके साथ ये डिस्कशन फिर से आया था. थर्ड क्वेश्चन वाज, इंग्लिश शुड नॉट बी अलाउड इन इंडिया फॉर द कम्युनिकेशन. कोई कम्युनिकेशन हो इंग्लिश अलाउ नहीं कर देना चाहिए. इसके ऊपर भी अभी जैसे हिंदी का डिस्कशन है, इंग्लिश के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. आई आज 2 रिपोर्ट्स, इंडिया जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कम हो गया है. और दूसरा राइजिंग ड्रग एब्यूज. जीडीपी ग्रोथ आपको पता है कि इंडिया का कोविड के चलते जीडीपी ग्रोथ कम हो गया है. और राइजिंग ड्रग एब्यूज इसलिए पूछा कि अभी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस के वजह से बॉलीवुड के साथ अभी सभी जगह पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि इंडिया में ड्रग एब्यूज इतना ज़्यादा क्यों है.
सो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो लोगों ने मेरा ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है या जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए आपको पेपर 1, 2 और पेपर 1 का आंसर की विल बी प्रोवाइडेड इन योर डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 1 का आंसर की के लिए आपको चार्ज नहीं किया जाता। For paper 2 evaluation, we charge you only for the paper 2 evaluation. We don't even charge for the discussion. For you, you are supposed to send the scanned photocopies in PDF format. Only paid candidates will be evaluated. एंड आप उसके लिए कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन वगैरह ये इंस्ट्रक्शंस आप जो लोगों ने लिया है उनको ऑलरेडी पता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, आपको पहले पोर्ट्रेट मोड में करना है, कैसे करना है मैं आज अभी सैंपल दिखाऊंगा। अननेसेसरी एरियाज को क्रॉप करना है, इमेज फाइल व्हाट्सएप टेलीग्राम में नहीं भेजना है और इंस्ट्रक्शन नहीं किए तो हम लोग पेपर इवेलुएट आपका नहीं कर सकते, उसमें इवेल्युएशन में दिक्कत आता है। दूसरा, जब आप आंसर लिखते हो, आप अपने आंसर जब हमें भेजते हो, वी इवेल्युएट योर आंसर, आप हमें इवेल्युएट करने के लिए पेमेंट दे रहे हो। वी इवेल्युएट योर आंसर एंड गिव यू स्कोर एज पर द यूपीएससी स्टैंडर्ड। अगर आप खुद इवेल्युएट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको हमें पैसे देने का जरूरत नहीं है। एंड वी गिव यू ब्रॉड सजेशंस, अंडरस्टैंड इट, ब्रॉड सजेशंस। और हम लोग आपका पेपर 10 दिन में वापस दे देंगे, आपने देने के बाद 10 दिन में वापस दे देंगे। इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हम लोग आपका हर एक लाइन पढ़ के, हर एक लाइन के ऊपर कमेंट करें, ग्रामर के ऊपर कमेंट करें और आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सिविल सर्विसेज में भी कहीं पे भी नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। एक फुल सिलेबस पेपर चेक, सिर्फ ओनली फॉर द पेपर चेकिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दे चार्ज मोर देन 500 रुपीज पर पेपर। हम लोग का पेपर छोटा नहीं है, ठीक है ना। सो इसके लिए हम लोग ने दूसरा, सभी जगह पे कहीं पे भी टेस्ट सीरीज हो, विदाउट डिस्कशन आपका टेस्ट सीरीज कहीं पे भी कंप्लीट नहीं है। सो वंस यू रिसीव द पेपर और यू सेंड द पेपर, यू हैव टू अटेंड, यू हैव टू वॉच डिस्कशन वीडियो। ये जो वीडियो है ये आपको देखना ही पड़ेगा और ये डिस्कशन वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। मैं हर किसी को इंडिविजुअल सजेशंस नहीं दे सकता, जो इंडिविजुअल सजेशंस है वो धीरे धीरे आपको और डिटेल में आना शुरू हो जाएगा। अभी आप इतने लेवल में गए ही नहीं हो कि आपको मैं पूरा डिटेल में इवेलुएट करते बैठूं। आपके पेपर में अभी इतना ज्यादा गलतियां है, मैं इतना ज्यादा गलतियां लिखने के लिए उधर जगह भी नहीं है। सो मैं सिर्फ हम लोग सिर्फ आपको ब्रॉड सजेशंस देते हैं। सो यू हैव टू वॉच दिस डिस्कशन वीडियो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से आइडियाज आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए, ये हम लोग डिस्कशन के थ्रू आपको समझाएंगे। उसके बाद जब आपका पेपर इवेलुएट होके आएगा तो आपको अपने आंसर फिर से पढ़ना है, जो सजेशंस दिए हैं उसके ऊपर काम करना है और आपको ये डिस्कशन और आपके आंसर खुद पढ़ के जो मार्क्स दिए हैं उसको अपनी लेवल अंडरस्टैंड करके आपको ये आंसर फिर से लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा विथ योर न्यू अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस इज वेयर यू गेट द इंप्रूवमेंट। यहीं पे इंप्रूवमेंट होगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सजेशन दे दूंगा और आप सिर्फ सजेशन पढ़ के इंप्रूवमेंट होता, वो नहीं होता है। अनटिल अनलेस यू रीराइट योर आंसर्स, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद मैं गुड सैंपल आंसर्स प्रोवाइड करूंगा आपको जो आपके ग्रुप में आते हैं। यू हैव टू रीड गुड सैंपल आंसर्स प्रोवाइडेड एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर आंसर्स एंड इंप्रूव ऑन योर ओन। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आपके जो आंसर है और इनके जो आंसर है और आपको जो मार्क्स दिए, जो आपने आंसर लिखा था, इसमें जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आपको फील करना है, ठीक है। उसके बाद इंप्लीमेंट दिस न्यू लर्निंग टू गिव बेस्ट आंसर्स इन नेक्स्ट टेस्ट। आप हर एक टेस्ट को अपने आप कंप्लीटली जज मत करते बैठिएगा। आपके एग्जामिनेशन को अभी भी 3 महीना है। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो आप अपने आप को ऐसा मत कीजिए कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो मुझे इतना सजेशन देना चाहिए, उतना सजेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवेंचुअली आपके सजेशंस इवॉल्व होते रहेंगे। हर बार आप अलग अलग गलतियां करते रहोगे, आपको सजेशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू रिपीट दिस एंटायर प्रोसेस टिल एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका पेपर नहीं आया, इवेल्युएट होके नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम है,
आपको जो एडमिन है आपके ग्रुप का या कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर कॉल करना है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी कमेंट करने से आपका पेपर इवेलुएट नहीं होने वाला। जैसे सपोज आपके सैलरी का प्रॉब्लम है, आपको बाहर जाके चिल्लाने से, दोस्तों में बात करने से, फैमिली में बात करने से आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है। आपका प्रॉब्लम हम लोग के साथ है तो हम लोग से बात करो। आपके लिए उसके लिए डेडिकेटेड चैनल है, पर्सनलाइज मैसेज करो। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सबका प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड डू नॉट पोस्ट पर्सनल क्वेरीज इन एनी ग्रुप अनलेस दोज क्वेरीज आर रिलेवेंट टू ऑल। नेता बनने का कोशिश मत करो, आप फोर्सेस में आ रहे हो। आर्ग्यूमेंट जो है मैं डिस्कस करूंगा, रादर देन प्रोटेस्टिंग द अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इंडियन सिटीजन शुड अलाउ सपोर्ट टू गवर्नमेंट डिसीजंस। मैं अलग तरीके से इस बार करता हूं। अगर आप पिछली बार की तरह चाहते हो तो आप कमेंट में आप मुझे फीडबैक में बता दीजिए। दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस विद द वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स आई हैव गॉट ऑफ माय ऑनलाइन स्टूडेंट के। ये आंसर्स है, ये कैसे आंसर्स है, ये आपके सामने डायरेक्टली पेपर लिखा है। इसका स्कैनिंग क्वालिटी देख लीजिए। आपको ऐसे वाले पेपर स्कैन करके ये पोर्ट्रेट मोड में स्कैन किया हुआ है, अननेसेसरी एरिया पूरा हटा दिया है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट है, ये कैंडिडेट है, उसको 53 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80 विच आर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, ये पेपर आपको देख के इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसकी तरह आपके आंसर होने चाहिए। सो ये आपका पेपर है, रादर देन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इंडियन सिटीजन शुड ऑलवेज सपोर्ट द गवर्नमेंट डिसीजन। इसमें आपको इंट्रोडक्शन ये वर्ड लिखना है, इसने नहीं लिखा इसलिए उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन कैसे किया है देखो, ये जो आर्ग्यूमेंट का इंट्रोडक्शन रहता है वो जेनेरिक होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड आपको बता देना चाहिए, और फॉर में और अगेंस्ट में आने वाली कोई भी चीजें आपके इंट्रोडक्शन में नहीं आना चाहिए। इसने इंट्रोडक्शन दिया है, द ईयर्स 2019 and 20 have been years of the protest all over the world, from the anti-racial protest in USA to the famous Hong Kong protest and the world's largest democracy in India to witness the widespread protest against the Citizenship Amendment Act. In such polarizing political environment, the question arises, should the citizens in India have moral rational right to protest against the government which has been elected by the people themselves? Does the leadership which itself is the voice of the people deserve its decisions? Question. ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको कैसे लिखा है देख लीजिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक गलती है, ये बहुत ही बड़ा लिखा है। इतना बड़ा लिखना नहीं है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना है, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है। सो ये इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए और इंट्रोडक्शन ये वर्ड होना चाहिए। उसके बाद फॉर ये वर्ड मस्ट है। इसके बाद आपको फिर से लिखने पड़ेगा इंडियन शुड ऑलवेज सपोर्ट द गवर्नमेंट जो लिखा है, और जो आर्ग्यूमेंट लिखे है उसमें प्रीफरेबली नंबरिंग करना चाहिए। पहला वाला आर्ग्यूमेंट है उसका, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, हियर द रूलिंग लीडरशिप कम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड हेंस ruling government is the representative. So unlike the dictatorship, decisions in India are taken on majority's wish. Unlike the dictatorship, decisions in India are taken on the majority's wish, which in turn is people's wish. Thus every citizen should support its decision. ठीक है ना, सभी के विश से कर रहे हैं, मेजोरिटी के विश से कर रहे हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इसलिए। लेकिन इसमें मैं चाहता हूं कि आपने टाइटल हेडिंग करना चाहिए। सो आपको ये लिखना पड़ेगा, डिसीजंस टेकन बाय द लीडर्स आर इन डेमोक्रेटिक वेज, और फिर ये इलेबोरेशन आपको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑल द डिसीजंस इन इंडिया आर प्रो पीपल. It may not look like people-centric decision in the beginning, but all the government actions take people's welfare in its core. For example, when the first amendment came into the effect, there was widespread discontent among the zamindars over their land rights. But in the long run, it turned out to be a good policy. शुरुआत में नहीं लगेगा ये लोगों के वेलफेयर के लिए है, ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन ये लोगों के वेलफेयर को कंसिडर करके ही लिया जाता है, इसलिए सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसका भी टाइटल करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट आर मेनी टाइम्स डन बाय द पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट. जो लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे ऑपोजिशन है, उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
They run propaganda against the government to destabilize India's democratic roots and establish anarchy and personal gains. इसलिए गवर्नमेंट लोगों को समझना चाहिए कि ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. Often than protest, there are many ways to register one's discontent. In India, judiciary is always accessible to anyone who thinks that his rights are infringed or government isn't ruling by the law, or any other grievances which can also be directly communicated to the government. दूसरे तरीके अवेलेबल है. There are alternate dispute resolution mechanisms or alternate grievance redressal mechanisms available rather than protesting. उसके बाद in some nations protest often happen due to the abuse of power. Indian constitution and its institutions have more than enough checks and balances to prevent such happenings. The government is always bound in a defined area where it can use its powers with an overwatch over it. Parliament में there is always a system of checks and balances. जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं. तो इसीलिए प्रोटेस्ट जो बाकी तरह के हैं, पावर का मिसयूज होने से होते हैं, वो होने के इंडिया में चांसेस कम है. ये इसका आर्ग्यूमेंट है जो बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है. ये 5 आर्ग्यूमेंट होने के बाद आपको अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट लिखना है. वहां पे अगेंस्ट ये वर्ड यूज करना है. इंडियन शुडंट ऑलवेज सपोर्ट द गवर्नमेंट. आर्ग्यूमेंट, इंडिया ने गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें भी आपको टाइटल हेडिंग्स लिखना पड़ेगा. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड इन अ डेमोक्रेसी इट इज नॉट जस्ट the duty but an inalienable right of every citizen to question, criticize or protest against its government if or he or she is displeased with it. अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो ये आपका अधिकार है और आपका ड्यूटी भी है और जो छीना नहीं जा सकता. ये फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना. कहां चला गया? ठीक है. दूसरा आर्ग्यूमेंट, एन अनक्वेश्चनेबल गवर्नमेंट हैज नो अकाउंटेबिलिटी. जो गवर्नमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे उसको वो अकाउंटेबल रहेगा क्या? इट कैन टेक ऑलमोस्ट एनी डिसीजंस विदाउट फेसिंग बैकलैश. कुछ भी डिसीजन ले सकता है. सच अ डेमोक्रेसी इज इक्वल और समटाइम्स वर्स देन टायरनी और डिक्टेटरशिप. तीसरा आर्ग्यूमेंट है प्रोटेस्ट engagement with the criticism makes a democracy healthier, more productive and end up being a great tool for its people. तो प्रोटेस्ट एक्चुअली डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाते हैं, ना कि उसको कमजोर बनाते हैं. अ गवर्नमेंट इजंट अ सिंगल टेंजिबल एंटिटी, इट्स अ सिस्टम ऑफ मेनी पार्ट्स एंड इट इज जस्ट एज लायबल टू बिकम करप्टेड और मिसगाइडेड. गवर्नमेंट है तो मिसगाइडेड, करप्टेड इसके पहले भी था, ये भी हो सकता है. सो इन सच केस इट इज अ सिटीजन्स ड्यूटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच हैपनिंग, जो पहले भी हुआ है. इट कीप्स गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज. It keeps the leadership on the constant watch that if they go against the will of the people, they will simply be replaced. इससे क्या होगा? गवर्नमेंट हमेशा डरा हुआ रहेगा और उसको समझ में आ गया अगर लोगों के खिलाफ कुछ भी करने का कोशिश किया तो हम लोग को बदला जा सकता है. इसलिए प्रोटेस्ट करना चाहिए. कंक्लूजन, ये वर्ड यूज करना है और कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि आपने एक साइड में बोला कि बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरी साइड में बोला हर बार सपोर्ट नहीं करना चाहिए. कंक्लूजन में इसने बहुत अच्छे तरीके से किया है. इसमें कोट यूज किया है मार्क ट्वेन का. मार्क ट्वेन सेड, लॉयल्टी टू द कंट्री क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज लॉयल्टी टू माय गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क व्हेन इट डिजर्व्स इट. कंट्री को लॉयल्टी आपका होना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को तभी लॉयल्टी होना चाहिए जब गवर्नमेंट डिजर्व करता है. इंडिया इज होम to the pioneers of non-violent protest, Mahatma Gandhi, pioneer of non-violent protest, Mahatma Gandhi, who himself established that questioning authority is citizens' highest duty. While a government certainly deserves a pat in the back from its people on its good deeds, there shouldn't be a free pass to the government to have its people support in every decision that is अनडेमोक्रेटिक एंड अनपैट्रियोटिक. ठीक है, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है, इसलिए मैंने 14.5 मार्क्स दिए हैं. आर्ग्यूमेंट में मैक्सिमम आपको 15 मार्क तक आ सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन, ऑल द कोचिंग क्लासेस इन इंडिया शुड बी क्लोज डाउन.
इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ये वर्ड इसने नहीं लिखा है इसलिए मैंने रेड पेन में दिया है। एजुकेशन इज द लैडर दैट प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब गरीबी से अमीरी, लो स्टेटस से हाई स्टेटस, उसको बोलते हैं सोशल मोबिलिटी। बिना रिस्पेक्ट से एकदम से रिस्पेक्ट। जैसे कि आपका जब पोस्ट निकल जाएगा, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, आपका सोशल मोबिलिटी होगा। इकोनॉमिक मोबिलिटी तो होगा ही होगा, पैसे आएंगे, लेकिन सोशल मोबिलिटी तो होगा। मोर सो इन द प्लेसेस लाइक इंडिया वेयर द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर इज कोलोसल. But some believe this ladder is fast becoming a recession-less business. Coaching institutes specialized in specific exams recruitment have sprung up like mushrooms. This has led to believe that perhaps India should do away with such institutions. बैकग्राउंड दिया क्यों आया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, फॉर में भी नहीं बोला, अगेंस्ट में नहीं बोला, जो इंट्रोडक्शन में नहीं करना है। फॉर कोचिंग क्लासेस शुड बी क्लोज डाउन. These institutes have become a business with sole focus to make money. Students are neglected with subpar education. बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं, हमेशा लोगों को चीटिंग करते हैं। ऐसे भी कोचिंग क्लासेस है, आपने भी बहुत सारा देखा होगा, वहां पे ऐसे लोग पढ़ाते हैं जिनका खुद का कोई अचीवमेंट नहीं है, दे हैव जीरो अचीवमेंट। हमारे इसमें भी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस इसमें है जो लोगों कि ने खुद कोई भी एग्जाम कभी क्लियर नहीं किया या कोई भी इंटरव्यू भी नहीं दिया है, कोई भी वो पोस्ट नहीं है, उनके खुद के पास कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं है, लेकिन बाहर वाले लोगों से लाके सिर्फ मार्केटिंग करके करते हैं। इसीलिए सब पार सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इसलिए क्लोज डाउन होने चाहिए। दूसरा, दीज इंस्टीट्यूट्स हैव हेवीली कॉम्प्रोमाइज द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है स्कूल कॉलेजेस उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। स्कूल्स हैव जस्ट बिकम द प्लेस टू गेट अ मार्कशीट। स्कूल में लोग किस लिए जा रहे हैं, मार्कशीट लेने के लिए जा रहे हैं, व्हाइल द स्टडी हैपेंस एट द ट्यूशंस आफ्टर द स्कूल कॉलेज। तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। तीसरा, These classes have oriented themselves to be competitive exam friendly. उन्होंने अपने आप को सिर्फ competitive exam friendly बोला है। यहाँ पे here learning takes backseat. सीखना किसी का पर्पस नहीं है, सिखाना किसी का, इनका पर्पस नहीं है मेनली, इनका पर्पस है एग्जाम में स्कोर करना। This breeds unqualified aspirants who don't हैव क्लैरिटी इन स्टडीज। इसीलिए ऐसे एस्पायरेंट्स वो बनाते हैं, ऐसे कैंडिडेट बनाते हैं, उनको स्टडीज में कुछ समझ में नहीं आता, बस रट के कोई नोट पढ़ लिया, उसने बोला या टीचर ने ये पढ़ लो एग्जाम क्लियर निकल जाएगा, इससे होता है। दिस अनहेल्दी प्रैक्टिस ऑफ कोचिंग ट्यूशंस इज ड्रेनिंग स्टूडेंट्स. इट इंप्लाइज बुकी स्टडी इज द ओनली एम इन एकेडमिक्स. कोचिंग क्लासेस से क्या लगता है, सिर्फ बुक पढ़ पढ़ के तुम पास हो जाओगे। इट डिवाइड स्टूडेंट्स ऑफ एनी क्रिएटिविटी, उनको क्रिएटिविटी का मौका नहीं मिलता। ड्यू टू दिस इंडिया इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स में, एथलेटिक्स में आर ट्रीटेड इन्फेरियर टू इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। ये इसका ड्रॉबैक है, इसलिए कोचिंग क्लासेस नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट कोचिंग क्लासेस shouldn't be closed down, नहीं बंद करने चाहिए। The reason why coaching classes emerged in India in the first place was because of the suboptimum level of education in the public and formal education institutes. स्कूल में और कॉलेज में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, इसलिए कोचिंग क्लासेस आए हैं। कोचिंग क्लासेस स्कूल और कॉलेज को रिप्लेस करने के लिए नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। These classes provide an opportunity for students from weaker educational background to become better. दूसरा, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कांट बी अ मोनोपोली फॉर चोजन फ्यू. जो अच्छे स्कूल में जाते हैं सिर्फ उनको ही क्यों हो। फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी लाइक अवर्स इट शुड बी अलाउड टू एनीवन हु हैज मींस टू प्रोवाइड एजुकेशन. जैसे आईआईटी में जाने का हर किसी को मौका नहीं मिलेगा, या कोई प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने का हर किसी को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा फीस भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके वो भी गेट का प्रिपरेशन कर सकता है, हायर एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकता है, अच्छा स्कोर लाके अच्छा जॉब भी ले सकता है। इंडिया हैज नो शॉर्टेज ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ or people who want the admission in the best institutes in the country. Such a cutthroat competition has made coaching classes essential to have student upper hand. इतना cutthroat competition है क्योंकि resources और seats और jobs कम है, तो कोचिंग क्लासेस के बिना वो कंपटीशन को डील ही नहीं कर सकते। In some cases, coaching classes provide expertise which aren't possible in formal education system. कोचिंग क्लासेस कुछ ऐसे एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बांसुरी है, जैसे आपका म्यूजिक है, म्यूजिक के लिए कोई स्कूल ही नहीं है। Students who are trying, for example, a student who is trying to get armed forces can't have a
स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज में कोई ट्रेनिंग होता है क्या? नहीं होता। अगर आपको आर्म फोर्सेस में जाना है, स्कूल कॉलेज कोई भी चीजें प्रोवाइड करते का गाइडेंस नहीं करते, दे डोंट हैव एक्सपर्टीज। ठीक है ना। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन माइट नॉट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एट ऑल। कोई स्कूल कोई कॉलेज है ही नहीं, इसीलिए क्या है, उनको कोचिंग क्लासेस का सहारा लेना पड़ता है। कंक्लूजन, इट वाज अ गुड argument. Conclusion, in India the prevalence of the coaching classes are breeding unhealthy learning culture and pushing students to a rat race, but in the end education, like many things, is a service which in a democracy shouldn't be allowed to chosen few. If India can strengthen its formal educational infrastructure to the need of the coaching classes will become obsolete. अगर बेसिक एजुकेशन सिस्टम सुधारा जाए तो कोचिंग क्लासेस वैसे भी अपने आप बंद हो जाएंगे। एग्जाम्पल, केरला में प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में कोई नहीं जाता है। केरला में कोचिंग क्लासेस बहुत कम है क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। If India can strengthen its formal education infrastructure, the need of the coaching classes will become obsolete, or it can also put down some what government can do, government can put down some regulations to make sure that primary purpose of the coaching remains to provide quality education and guidance, not just the business to print money. तो पैसा कितना लेना है उसके लिए रेगुलेट करना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन जो क्वालिटी इंश्योर किया है, जैसे सिटीजन चार्टर है, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए रेगुलेशन दिया जा सकता है। आप पहले लिख के दे दो क्या क्या, ये चीज ये चीज ये चीज, जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वो चीज प्रोवाइड नहीं किया तो कोचिंग क्लासेस शुड बी पेनलाइज्ड और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके लिए क्या किया है, 13.5 मार्क्स दिया है, इससे और थोड़ा सा अच्छा किया जा सकता था, बट इट्स गुड आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिकली। इंग्लिश शुड नॉट बी अलाउड इन इंडिया फॉर कम्युनिकेशन, ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है। Introduction, the official language of the Brazil is Portuguese and that of the Canada is French. Just like India's English, these are the languages of its colonial masters. ब्राजील में पोर्तुगीज लोगों ने रूल किया था इसलिए है, कनाडा में फ्रेंच लोगों ने रूल किया था इसलिए फ्रेंच है। नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, एक भी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। द क्वेश्चन दैट अराइजेस नाउ इज, English is used in India because it's a global lingua franca or just a remnant of colonial past? Or should India bury its past where it belongs? क्या इंडिया ने भूल जाना चाहिए कि ये कहाँ से है? ठीक है, ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, इधर उधर का कुछ बात नहीं किया, फॉर और अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ बैकग्राउंड दिया है। ये इशू क्यों रेज हुआ? फॉर इंग्लिश शुडंट बी अलाउड फॉर द कम्युनिकेशन, क्यों नहीं करना चाहिए? इंडिया हैज इनफ लैंग्वेजेस ऑफ इट्स ओन, ये टाइटल हो सकता है, ठीक है, हेडलाइन हो सकता है। इनफैक्ट देयर आर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड these are India's native languages. These should be used in the communication to represent the diverse linguistic culture of India. दूसरा, the spread of English is making vernacular languages obsolete. Vernacular मतलब जो local language है वो खत्म हो रहे हैं, पूरा मर जा रहे हैं, तो जो इंग्लिश का स्प्रेड होता रहेगा तो वर्निकुलर लैंग्वेजेस से खत्म हो जाएंगे। द लिटरेचर, द म्यूजिक एंड द कल्चर ऑफ इंडियाज वर्निकुलर लैंग्वेजेस is dying due to the dominance of the English. The use of English for the communication puts education in a spot where it has to accommodate English disproportionately. This affects education adversely as it has been proven education मदर टंग में सबसे अच्छा होता है, मैक्सिमम एंगेजमेंट करता है, एंड यूज ऑफ इंग्लिश हिंडर्स इट्स इफिशियंसी। घर में माँ बाप इंग्लिश नहीं बात करते लेकिन बच्चा स्कूल में इंग्लिश में पढ़ रहा है, इसीलिए ना उसको खुद का लैंग्वेज अच्छे से आता है ना इंग्लिश अच्छे से आता है और इसके चलते एजुकेशन हैम्पर होता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। इंग्लिश इज बिकमिंग एन एलिटिस्ट टूल इन इंडिया। सिर्फ एलिट अमीर लोग और ज़्यादा एजुकेटेड लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का टूल बन गया है। Anyone conversing in English is perceived to be more learned. जो भी इंग्लिश में बात करता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ऐसा इमेज बनता है। It gives local language inferiority. जो देसी भाषा में बात करता है, हिंदी में बात करता है, कोई भी लोकल भाषा में बात करता है, वो इंफीरियर माना जाता है, एस्टेब्लिशिंग दैट इंग्लिश इज सुपीरियर टू नेटिव लैंग्वेजेस, जो कि नहीं है। अगेंस्ट इंग्लिश शुड बी अलाउड फॉर द कम्युनिकेशन। क्यों अलाउ करना चाहिए? इंग्लिश इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन एज इंडिया हैज सो डाइवर्स लिंग्विस्टिक पीपल that it needs one common thread which everyone can learn to be
द ब्रिज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस। जैसे तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, यूपी में हिंदी बोला जाता है, तमिलनाडु के लोगों को हिंदी नहीं आता, यूपी के लोगों को तमिल नहीं आता, तो वो दोनों को कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ तो लैंग्वेज होना चाहिए। अगर हिंदी के ऊपर इंसिस्ट करेंगे तो तमिल लोग नाराज हो जाएंगे, अगर तमिल के ऊपर इंसिस्ट करेंगे तो हिंदी लोग नाराज हो जाएंगे। इसीलिए जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो लैंग्वेज है, किसी को कुछ भी नहीं आता है हम लोग को, तो ब्रिज लैंग्वेज होना चाहिए। There can't be any denial that English has become a global language. English is a global language, so it provides many opportunities which local language cannot provide. ठीक है ना? जो इंग्लिश से आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, अमेरिका में भी जा सकते हो, कहीं पे भी जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको लोकल लैंग्वेज नहीं देगा। और इसीलिए बैनिंग इंग्लिश, यूज ऑफ द इंग्लिश पुट्स इंडिया एट डिसएडवांटेज देन अदर नेशंस। बाकी देशों में हम लोग पीछे छूट जाएंगे। ड्यू टू इंडियाज वास्ट लैंग्वेज फैमिली, इंग्लिश एक्ट्स एज अ न्यूट्रल चॉइस विच एवरीवन एग्रीज अपॉन। सो पुटिंग एनी अदर लोकल लैंग्वेज पुट्स अदर्स एट द फियर ऑफ इट्स इम्पोजिशन। जैसे साउथ इंडियन लोगों को डर लगता है कि इंग्लिश का, हिंदी का इम्पोजिशन वो इम्पोज किया जाएगा, जबरदस्ती किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग बंगाली द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डिसप्लीजेस द तेलुगु क्राउड, एंड सेम गोज विद द हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। It is not uncommon for many nations to have multiple languages for communication. बहुत सारे देश है, multiple languages है. Nations like Lebanon, USA, Turkey have many communicative languages. Learning a second language has proven to be a good for the person's learning ability and open up new frontiers. कनाडा में भी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है 2 लैंग्वेजेस होने से। इसीलिए इंग्लिश को पूरा बैन नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन, इंडिया डिडंट चूज टू हैव एनी ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। इंडिया का एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया को 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा इंडिया का एक भी नहीं है। टू कीप इटसेल्फ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, इंग्लिश डज हैव इट्स यूटिलिटी इन द इक्वल डिस्टेंस and it's the key to global opportunities. Stopping its use have more disadvantage than gains. India has already provided enough safeguards and encouragement to preserve its native languages linguistic treasure, while at the same time accommodating English and using it to its people's advantage. So क्या करना चाहिए? We should promote and protect our local languages, but we should not ban English outrightly. तो ये वाला कंक्लूजन उतना वो वाले लेवल में मैं जो से बोल रहा हूँ वैसे नहीं आया, इसलिए टोटल ये वाले आर्ग्यूमेंट को मैंने 13 मार्क्स दिया है। 13 मार्क्स 10 मार्क्स के ऊपर जो अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स है, 12-13 के ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स है। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में टाइटल आपको फिर से लिखना है इंडिया जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन। आपको प्रीफरेबली अपर केस में, मतलब आपको प्रीफरेबली बोल्ड करके इसको लिखना है, अपर केस में लिखना है। XYZ यहाँ पे आपका खुद का नाम नहीं लिखना है, XYZ ही लिखना है। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, जिस दिन का पेपर है, उस दिन का डेट डाल दो और लोकेशन डाल दो जहां से ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द लेटेस्ट फिगर्स ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया श्रंक। ये इसने क्या किया है, अराउंड का या अप्रोक्सीमेट का सिंबल यूज किया है। ये सिंबल नहीं यूज करना है, वर्ड यूज करना है। अप्रोक्सीमेटली, आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता तो अप्रोक्सीमेटली लिखिए, श्रंक अराउंड 23% इन द लेटेस्ट क्वार्टर। ठीक है, बॉडी पार्ट, इतना ही इंट्रोडक्शन करना है, सिंपल प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक क्यों आया। उसके बाद बॉडी में आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है कि डिटेल्स कि ये श्रंक क्यों हुआ था, क्या रीजन है। आप इसका एनालिसिस कर सकते हो बॉडी के दूसरे पार्ट में कि इसको क्या क्या सॉल्यूशंस, मेजर्स लिए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स आर टर्मिंग इट एज द वर्स्ट फॉल इन इकोनॉमिक इंडेक्स ऑफ इंडिया। इट इज द वर्स्ट आउटकम इन एनी ऑफ द G20 nations. According to Dr. Jayanti Ghosh, chairman of the Center for Economic Studies JNU, these data should be looked upon in a light of COVID-19 pandemic. India implemented one of the harshest lockdown in the world. Considering that, these numbers are hardly surprising. The leading economists in the country are saying people shouldn't be too afraid of this, as the economy will boom back soon. ठीक है, बाउंस बैक सून।
So, reputed economist and the Nobel laureate Professor Abhijit Banerjee remarked that economy will rebound, but the government also needs to address the demand side issues as well. These remarks came in after the Prime Minister recently announced the fiscal stimulus of 20 lakh crore. ठीक है, करोड़ का स्पेलिंग गलत हो गया है. एज पर द प्रोफेसर बैनर्जी, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, couple it with resolving consumption slump and addressing the unemployment problem in the economy can be back on the track within 12 to 18 months. 1 से 1.5 साल में बैक ट्रैक पे आ सकता है. ठीक है. सो उसके लास्ट, सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन करना है, नो कंट्री इज अनअफेक्टेड फ्रॉम द पैंडेमिक that has engulfed the whole world order. While for now India's economic health isn't good, many have the hope that it will be back on its feet faster than ever. ठीक है. उसके बाद आपने जो सोर्सेस या रेफरेंसेस यूज किए हैं वो लिखना है. और ये जो रिपोर्ट लिखा है इसमें एक गलती है, बहुत सारे पैराग्राफ किए हैं. आइडियली रिपोर्ट 4 से 6 पैराग्राफ में ही करना चाहिए, सो दैट ये कंसिस्टेंट लगेगा. सोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया ऊपर बोला है, डॉक्टर जयंती घोष प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स जयंती ऊपर बोला है, डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिस्ट, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट. ठीक है ना, इसको नंबरिंग करना है. इसमें करेक्शंस क्या है, टू मेनी पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स को रैशनलाइज करना है, इसीलिए 6 मार्क्स दिए हैं. रिपोर्ट में 7.5 तक मार्क्स आ सकते, अच्छा लिखा तो. इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट, राइजिंग ड्रग अब्यूज इन इंडिया. टाइटल फिर से लिखने के लिए बोला है, नहीं लिखा है इसलिए मैंने रिमार्क दिया है. XYZ 13 सितंबर 2020 मुंबई. मुंबई क्यों लिखा, क्योंकि ये इशू क्यों आया था, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत और अभी जो ड्रग की बातें चल रही है उसकी वजह. द सुसाइड ऑफ एन एक्टर shook the nation when it was revealed that he was suffering from substance abuse and many of his acquaintances were also dealing in drugs. Clear to the point हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया कि इशू क्यों आया है. As per the Narcotics Control Bureau, India, there are almost 1 million cases of death due to drug overdose, with mainly within the regions of Punjab, Haryana, West Bengal are worst hit. Inspector Vijay Raj in an interview remarked that controlled substances are being smuggled via the border areas to the major cities where youth is fast becoming addicted. In the last 5 years, the amount of the drugs being illegally smuggled in India have been doubled. ठीक है. The government is considering to introduce an awareness campaign to spread the ill effects of the drugs and is planning to introduce it in school curriculum. A spokesperson of Ministry of Health and Family Welfare remarked that people suffering from drug abuse deserve our sympathy. We are going to introduce a helpline for anyone who is trying to get out of the addiction and place them in care of rehabilitation center. The cases of rising drug abuse are worrying signs of the society which is already dealing with the public health crisis like COVID-19. The government initiatives are definitely inspiring faith in the people and shows that India is prepared to deal with this crisis as well. Now understand, इसमें sources नहीं दिया है. दूसरा चीज, ये रिपोर्ट को भी मैंने 6 मार्क दिया है. इसमें क्या किया है, इसमें और सॉल्यूशन दिए जाने चाहिए. आप जब भी रिपोर्ट लिख रहे हो, नेवर फॉरगेट दैट इट इज योर रिपोर्ट. आप रिपोर्ट लिख रहे हो, सो आपने जो रिपोर्ट लिखा और किसी और ने रिपोर्ट लिखा है, ये दोनों रिपोर्ट अलग हो सकते हैं, फिर भी आपको मार्क्स उतने ही आ सकते हैं अगर आपने अच्छा लिखा होगा, फॉर्मेट लिया होगा. नेवर फॉरगेट दैट दिस इज अ सैंपल रिपोर्ट. ये एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल में देख के एग्जाम में नहीं लिख सकते, आप सोर्सेस को वेरीफाई नहीं कर सकते. सो दिस इज अ सैंपल रिपोर्ट जिसमें एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप एक रिपोर्ट लिख सकते हो कि नहीं. जैसे आप स्कूल में लेटर लिखते थे, दैट वाज अ सैंपल रिपोर्ट, वैसे ही आपको सैंपल रिपोर्ट लिखना है. हर किसी के रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कंटेंट में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका रिपोर्ट है, आप कौन से साइड से लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. सो बाय एंड लार्ज जब तक आपका रिपोर्ट सही है, आपको मार्क्स आ सकते हैं. अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, एग्जैक्ट सोर्सेस नहीं पता तो भी नहीं लिखा तो भी चलेगा. रिपोर्ट में सोर्सेस लिखना मैंडेटरी नहीं रहता है. अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा. सो सोर्सेस के ऊपर कैसे काम करेंगे, धीरे धीरे धीरे
धीरे धीरे जब आप करंट अफेयर्स मैंने जो प्रोवाइड किया अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा इको और स्ट्रेटेजिस्ट है, और इसके साथ साथ हम लोग ने पेपर 1 के जो करंट अफेयर्स बुलेटिन प्रोवाइड किए, इसमें से जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, पढ़ते पढ़ते या न्यूज़पेपर में आपको गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के नाम पता हो जाएंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम पता हो जाएंगे, डिग्नेटरीज के जो एक्सपर्ट्स है उनके नाम पता हो जाएंगे। उसका एक लिस्ट निकालो, ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा डेटा मिलके 15-20 से ज्यादा ऊपर जाने नहीं वाला। सो 15-20 नाम आप मिनिस्ट्री के नाम लिख ही सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज नेम ड्रॉपिंग। नेम्स ड्रॉपिंग आपको करना है, वो करने से बिकॉज दिस इज अ सैंपल रिपोर्ट आपका काम चल जाएगा। इफ यू आर सो स्केयर्ड अबाउट यूजिंग रिसोर्सेस, आपने रिसोर्सेस नहीं लिखा, आपने इधर ही आपका रिपोर्ट छोड़ दिया तो भी चलेगा। रिपोर्ट में आप थोड़ा बहुत खुद का एनालिसिस भी कर सकते हो, लेकिन रिपोर्ट और ऐसे में एक ह्यूज डिफरेंस है। रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव, और रिपोर्ट शॉर्ट में लिखा जाता है जबकि ऐसे लॉन्ग में लिखा जाता है, एंड ऐसे इज मेनली अबाउट योर ओन पर्सनल एनालिसिस ऑफ दैट इशू। ठीक है गाइस, सो आई होप ये वाला अगर आपको पसंद आ गया है डिस्कशन, तो ये वाला डिस्कशन आप मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा, मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। आप ग्रुप में कहीं पे भी फीडबैक दे सकते हो या ये वीडियो को भी फीडबैक दे सकते हो। सो नेक्स्ट जो डिस्कशन है 20th ऑफ को जो एग्जामिनेशन हुआ था, मैं जल्द ही विद इन कपल ऑफ डेज वो डिस्कशन भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइस, सो मैंने ये पेपर जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आप मेरे टेस्ट सीरीज में हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन का पर्टिकुलर पर्पस एक चीज समझ लीजिए कि आपको हर एक चीज का सजेशन गाइडेंस देना नहीं है। उसी के लिए मैंने डिस्कशन लिया है। आपके पेपर को आपका जो लिखा है उसको कितने मार्क्स आते हैं और ब्रॉड में आपको क्या क्या सजेशंस है उतना ही आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। सो पिछली बार मैं ऐसे वाले कर रहा था, अभी मैं ऐसा आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। ये जो 13 का पेपर था, अभी 20 का भी करूंगा। फिर से मैं एक बार इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ। पेपर 2, वंस वी रिसीव योर पेपर फ्रॉम ईमेल, विद इन 10 डेज आपको पेपर मिलेगा। अगर 10 दिन नहीं हुए हैं तो आपको अननेसेसरी बर्डन लेने का जरूरत नहीं है। डू नॉट स्पैम द ग्रुप्स। वी इवेलुएट योर आंसर। अभी आपके आंसर जो चेक कर रहे हैं अमोल सर कर रहे हैं। अमोल पाटिल सर इज ऑल इंडिया रैंक 39। आपके जो आंसर्स है मेरे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स चेक करते हैं या मैं चेक करता हूं जिनको पता है। अगर आपको जिसको कुछ भी नहीं पता एग्जाम के बारे में उससे चेक करवाना है, आप उससे करवा सकते हैं। जो बाकी लोगों को कुछ भी नहीं पता कि मार्क्स कितना देना चाहिए, उनका वो एक्सपर्टीज नहीं है। आई माई सेल्फ क्लियर द एग्जामिनेशन। आई माई सेल्फ डिड जॉब इन 3 क्लास 1 गैजेटेड गवर्नमेंट जॉब्स. I secured all India rank. I served for 5 years. I have expertise. मेरे एकेडमी से ऐसे ही 120 कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए हैं। आई हैव ट्रेन्ड मोस्ट ऑफ द न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग उनके एग्जामिनेशंस। आई हैव रिटन 3 बुक्स फॉर मैग्रो हिल पब्लिकेशन। आप चाहिए तो ट्राई कर लीजिए, मैग्रो हिल आपको खड़ा भी करता है क्या, देखते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ऑफरिंग. You need to understand there is huge gap between your expectations, what we offered. We promised you the evaluation. We promised you the broad feedback. Your expectations are different. You need to understand the gap between your expectations. We cannot provide you what you want. We can only provide you what we offered to provide you. ठीक है. We evaluate your answers and give you scores as per the UPC standards and give you broad suggestions. You must watch discussion video. आप सिर्फ वो पेपर देखा यार कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, इसके ऊपर काम नहीं चलेगा. Until unless you watch videos, you will not understand anything. You have to read your own evaluated answers and work on suggestions. And the video में मैं जो भी बोला हूँ, ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर काम करो. आपके आंसर को रीराइट करो. आपको सैंपल गुड आंसर्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उससे जो सीख रहे हो उससे ही इंप्रूवमेंट होगा. आपने जो लिखा उसके डिस्कशन पढ़ के या आपके आंसर के फीडबैक पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है. डू नॉट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील. आप 1-2 अटेम्प्ट ऐसे ही गवा दोगे ट्रायल एंड एरर करने में. दिस इज नॉट द टाइम फॉर ट्रायल एंड एरर. जो बता रहा हूँ अच्छे से फॉलो कीजिएगा. आपका खुद का टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा प्रिपरेशन का, और प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा. आप ट्रायल एंड एरर करना चाहते हो तो यू कैन डू. इट्स योर लाइफ, योर पेपर, योर आंसर की. जो सैंपल आंसर दिए हैं उन्होंने कैसे लिखने का कोशिश किया है देखो. उनकी लैंग्वेज मत देखो. कुछ स्टूडेंट्स की लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी,
वो मत पढ़ो। किसी का हैंडराइटिंग अच्छा होगा वो मत देखो। उसने आर्ग्यूमेंट मतलब उसने जो डिस्कशन किया है वो जो कितना इंपैक्टफुल है वो देखो। उसने जो सोचा है डायनामिक्स और उसने जो डायमेंशंस कवर किए हैं उसको देखो, कितने अलग अलग आइडियाज से कितना रिलेवेंस, कितना इंपॉर्टेंट आइडियाज को कितना सिंपली एक्सप्लेन किया है वो आपको देखना है और उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। अभी भी एग्जाम को 3 महीने बाकी है, अभी आपको पूरा सबकी तरह नहीं आने वाला। ये टॉपर के आंसर्स है, आपको उनकी तरह इमीडिएटली नहीं आने वाला। हमारा टारगेट आज के आज आंसर देख के टॉपर की तरह आंसर लिखना आना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, किसी को भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट है कि इनकी तरह, ये जो टॉपर्स है इनकी तरह आंसर लिखना 20 दिसंबर को आना चाहिए। सो इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करो। आप क्या करते हो? आप सिर्फ फीडबैक 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 पढ़ रहे हो। काम इंप्रूवमेंट के ऊपर पढ़ो, सिर्फ फीडबैक के ऊपर नहीं। बाकी जो मैंने सजेशंस दिया है, ये जो डिस्कशन दिया है, इसके ऊपर काम करो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट पर्सनली, कॉन्टैक्ट एडमिन और द गिवन नंबर 7420831018 और 9867321800। कोई भी क्वेरी हो, डू नॉट प्रीफरेबली पोस्ट पर्सनल क्वेरीज इन एनी ग्रुप। ये सबको डिमोरलाइज कर देता है। आपका तो डिमोरलाइजेशन हो जाएगा, आपको बाकी डिंडोरा पिट के। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, यू कैन ऑलवेज आस्क योर अवर फीस बैक, योर फीस बैक। जितना हो गया वो छोड़ के आपको फीस ले लो, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई एम नॉट हियर टू, मैं तुम्हारा पैसा हड़पने के लिए किसी का भी नहीं बैठा हो। अगर आपको जो चाहिए वो जो देता है उसके पास चले जाओ। अगर वो एक्सपर्ट है, आपको लगता है कि आपके 2500 रुपए लेने से मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, दैट इज नॉट द केस। ना ही आपके पैसे, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। I had been officer, I have served in all professions, all the professions were honorable professions. So you need to understand the importance of honorability here. ठीक है ना। आई एम ऑनरेबल मैन, आपको पैसे वापस चाहिए, मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक है। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट रेशो आप देख लीजिए। अगर आप मेरे बिना आपको कोई एग्जाम क्लियर करवा सकता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, इट्स योर चॉइस, ठीक है। एनी प्रॉब्लम जस्ट गिव मी अ कॉल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप डिस्कशन या कुछ भी करने के लिए या ये नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बात नहीं हो पा रही है, ये लोग बिजी है, अभी इसमें से एक बंदे के घर में कोविड से डेथ हुआ है, वो अवेलेबल नहीं है। मेरे यहाँ पे दूसरा बंदा क्वारंटाइन है क्योंकि इसके घर में कोविड से, हम लोग साथ में बैठते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, नो, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस है। हम लोग आज भी काम कर रहे हैं जब कोई काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से इसमें भी काम कर रहे हैं। मैं 2 दिन बीमार था। सो हैव सम पेशेंस, लर्न टू हैव सम पेशेंस। यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस। यूनिफॉर्म वाले लोग हैं हम लोग, वर्दी वाले लोग हैं, ऑनरेबल लोग हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं। सो रिस्पेक्ट जो है उसको अर्न करो। कोई भी डाउट आता है जो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो, ठीक है ना। आपका देने के बाद आपको 10 दिन के अंदर पेपर मिल जाएगा। 10 दिन के अंदर नहीं आना है, पैनिक होने का जरूरत नहीं, आपको आ जाएगा। फिर भी आपको अगर कुछ भी डाउट है तो नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज, जय हिंद। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो पेपर का आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीएपीएफ पाथफाइंडर्स। उसमें आपको ये सभी पेपर्स, पेपर 1 का पेपर 1 के पेपर का आंसर शीट भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको फ्री में मिलता है। पेपर 2 का पेपर आपको फ्री में मिलता है। वी चार्ज ओनली फॉर इवैल्यूएशन। अगर आपको वो नहीं पे करना है, यू कैन ऑलवेज अटेंड ऑल आवर डिस्कशन वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। तभी आपको पता चलेगा कि एक जो क्वालिटी रहता है वो क्या रहता है। आपको टीचर में भी समझ में आना चाहिए कौन क्या प्रॉमिस कर रहा है और किसका क्या कैपेबिलिटी है। बाकी जगह पे आपको पता चलेगा कि जो लोग हैं वो कुछ भी डिस्कशन नहीं करते, बिकॉज दे देमसेल्व्स aren't clear about the requirement of the examination. They haven't cleared any examination. So it's your choice. You will get all the current affairs material free of cost, alpha bravo charlie delta eco। ये पेपर 2 का करंट अफेयर्स मटेरियल है, ये आपको फ्री में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको पेपर 1 का जो बुलेटिन्स है, जो जनवरी से लेके आपको अक्टूबर तक के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जनवरी से लेके जुलाई तक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगस्त का अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये सभी के सभी करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिस्ट नाम के 3 इश्यूज है। इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी आने का चांसेस फ्रैक्शन में है। इसी के अंदर से लगभग सब कुछ आपका पेपर 1 का करंट अफेयर्स हो, पेपर 2 का हो, इसमें से ही आने वाला है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, जय हिंद, take care, have a very beautiful day, stay safe, stay happy and serve with honor. Try to understand the importance of honor.
ठीक है, मैं समझता हूँ, आप भी समझो। दीज आर ऑनरेबल प्रोफेशंस। हम लोग करप्शन करने के लिए या कुछ दिखावा करने के लिए नहीं जाते। वी सर्व विथ ऑनर, वी आर रेडी टू, आई वॉज रेडी टू गिव अप माई लाइफ फॉर माई नेशन। वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ अवर ऑनर। ठीक है, अन अकेडमी प्लस पे मेरे बैचेस नए नए शुरू होते रहते हैं। अभी 1 अक्टूबर को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। शुद्ध हिंदी मीडियम में ये बैच होने वाला है। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा, 3 मंथ का बैच रहेगा। ये 15 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसमें ज्वाइन हो सकते हो। यू कैन यूज माई रेफरल कोड टू गेट 10% ऑफ। प्रशांत YT 10 इज माई रेफरल कोड। अन अकेडमी प्लस के ऊपर, पेड के ऊपर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आपको इसमें 10% ऑफ मिल जाएगा। अन अकेडमी के ऊपर मेरे 3 फ्री कोर्सेज चल रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का फ्री कोर्स चल रहा है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अन अकेडमी के ऊपर मैंने जनरल साइंस का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है। 9th स्टैंडर्ड NCERT चल रहा है, 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। आपको उसको अगर एक्सेस करना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, आपको उसमें लिंक्स मिल जाएंगे एंड यू कैन ज्वाइन विदाउट इवन पेइंग अ सिंगल रूपी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।